स्वागत है हमारे एक बार फिर हमारे YouTube चैनल आदित्य त्रिपाठी में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत में राष्ट्रवाद का। हमने पिछली वीडियो में आप लोग से बता दिया था कि हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो भारत में राष्ट्रवाद आएगा, और हमने राष्ट्रवाद और हमने पिछली वीडियो जो फ्रांस की क्रांति दी थी, तो बहुत लोगों ने हमसे ये कमेंट किया था कि सर हिस्ट्री इज ए बोरिंग सब्जेक्ट। तो मैं आपसे बता दूँ, ये जो हिस्ट्री शब्द है, हिस्ट्री इसका मतलब है हाई शब्द, हाई स्टोरी। हाई स्टोरी माने वही स्टोरी, वही कहानियाँ जो आप बचपन में अपने दादाजी, दादी जी, फूफा जी, भैया जी, दीदी से जिससे भी सुनी होंगी, बस उसी कहानियों से आप हाय करो, हेरो करो बस। और एक महान वैज्ञानिक का कहना भी है कि जब तक पेड़ में जड़ है नहीं, अगर पेड़ में जड़ नहीं होगा तो पेड़ किसी काम का नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर किसी के जीवन में पुरानी बातें, अगर किसी के दिमाग में पुरानी बातें ना चलती आएँ तो उसका जीवन जीना व्यर्थ है। और मैं आपको इतिहास का एक बहुत ही अच्छा आपको परिभाषा बता रहा हूँ, जो कि पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसका परिभाषा है जिंदों की जुबानी और मुर्दों की कहानी। जिंदों की जुबानी और मुर्दों की कहानी को हम इतिहास कहते हैं। अब इसका मतलब सीख लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक भारत में राष्ट्रवाद पे आते हैं। जिंदों की जुबानी और मुर्दों की कहानी को इतिहास कहते हैं। जिंदों की जुबानी यानी कि जो हम कहते हैं वो मुर्दों की जवानी, यानी कि वो जो मर गए हैं वो हमको अपनी कहानी कह के गए हैं। जिंदों की जुबानी और मुर्दों की कहानी और भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहले जब मैं फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा रहा था, तभी मैं आपसे कहा था कि जिस टॉपिक को या जिस बिंदु को मुझे पढ़ना है, सबसे पहले हमें उसका मतलब जान लेना चाहिए, जिससे कि हमें आसानी से समझ में पाता जाए। भारत आप जानते ही हैं। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद शब्द जो है, ये बहुत लोगों को बहुत परेशान करता है कि आखिर इस राष्ट्रवाद का मतलब है क्या। तो मैं आपको राष्ट्रवाद का मतलब मात्र एक लाइन में बता दे रहा हूँ। राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम। राष्ट्रवाद का मतलब यही है कि अपने देश के प्रति प्रेम, बस राष्ट्रवाद यही है। और भारत में राष्ट्रवाद। और कुछ लोग हैं कहते हैं कि भारत ने हमें दिया क्या, ऑस्ट्रेलिया में वो है, चीन में वो है, अब भारत में हमने दिया क्या। तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जैसे अगर आप कहानी की तरफ पढ़ेंगे तभी आपको समझ में हिस्ट्री आएगी। तो मैं आपको मेजर ध्यानचंद की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद जी एक दिन जर्मनी में हॉकी खेलने गए थे, और उस जर्मनी में हिटलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हिटलर भी उस हॉकी के मैच में बैठा हुआ था। तो जब मेजर ध्यानचंद जी ले दनादन जब गोल किया करते थे, और जर्मनी के एक भी खिलाड़ी गोल नहीं कर पाते थे, तो जो हिटलर था उसे बहुत क्रोध आ गया कि कुछ तो बात है, कुछ तो इसकी हॉकी स्टिक में बात है। तब फिर ये अपने गार्ड को भेजकर उस हॉकी स्टिक को मंगवाता है, और उस हॉकी स्टिक को तोड़ देता है और दूसरा हॉकी स्टिक दे देता है। और तब भी मेजर ध्यानचंद जी ले दनादन गोल मारा करते हैं। तो जब मैच ख़त्म होता है, हमारी कहानी पर आप गौर करिएगा, अभी राष्ट्रवाद का मतलब समझ में आ जाएगा। जब मैच ख़त्म होता है तो जो हिटलर था वो मेजर ध्यानचंद जी को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि तुम किस देश के लिए खेलते हो। तो मेजर ध्यानचंद जी बहुत ही अच्छे तरीके से उत्तर देते हैं कि मैं भारत के लिए खेलता हूँ। तो फिर हिटलर ने कहा कि तुम जर्मनी के लिए खेलो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। आखिर भारत ने तुम्हें दिया ही क्या है। हिटलर के ये शब्द सुनते ही मेजर ध्यानचंद जी हिटलर से कहते हैं कि भारत हमें कुछ नहीं देगा, हमें भारत को देना है, बस राष्ट्रवाद यही कहता है। अब देखिए मेजर ध्यानचंद के मन में भारत के लिए कितना प्रेम है। मेजर ध्यानचंद के लिए भारत में कितना प्रेम है। और हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि अपने देश के लिए प्रेम। सबसे बड़ा हमारा देश
सबसे बड़ा हमारा देश। अब हम देख लेते हैं सर, अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया होगा, ये प्रश्न आया होगा, सर भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? क्या जब से हम लोग पैदा हुए, जब से पृथ्वी आई, तब से हम लोग राष्ट्रवाद में थे? ऐसा बिल्कुल नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो औपनिवेशिक शासन था। अब ये औपनिवेशिक शासन क्या है मैं बता रहा हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। अब ये औपनिवेशिक शासन क्या है? ये औपनिवेशिक शासन, अब औपनिवेशिक शब्द जो है ये बहुत लोगों को परेशान करता है, बहुत लोगों को परेशान करता है। आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा है, क्रिकेट मैच का कोई मैच देखा होगा तो उसमें एक होता है कप्तान और एक होता है उप कप्तान। कप्तान का मतलब होता है उप कप्तान, कप्तान के ना रहने पर काम करता है। और आप लोगों से कोई अगर पूछे कि आपका निवास कहाँ है तो आप जहाँ रहते होंगे वहाँ बताएंगे, और ये उप निवास यानी कि किसी रिश्तेदार कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार औपनिवेशिक शासन, तो औपनिवेशिक शासन, इसका औपनिवेशिक शासन को जब हम इसका इंग्लिश करेंगे तो इसका इंग्लिश होगा कॉलोनी। कॉलोनी। अब औपनिवेशिक शासन, अब औपनिवेशिक शासन में कौन सा देश था? वह देश है ब्रिटिश कह लीजिए या इंग्लैंड कह लीजिए, जो कि भारत पे शासन कर रहा था। ये औपनिवेशिक शासन, ये औपनिवेशिक शासन है। और भारत में, और बता दूं, भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। भारत में सबसे पहले कौन सा देश? भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, पुर्तगाल आए थे। और कौन आया था? वास्को डिगामा, वास्को डिगामा आए थे। वास्को डिगामा आए थे सन 1498 ईस्वी में। ये वास्को डिगामा पुर्तगाल से आए थे। जब मैं आपको फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा रहा था तो मैं संसार का नक्शा नहीं था, लेकिन मैं जब फ्रांस बताया था तो हमने पुर्तगाल की भी लोकेशन बताई थी। आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, पिछले वीडियो में आप पुर्तगाल को देख सकते हैं। और ये जो पुर्तगाल भारत में आई थी, यहाँ से कोई सामान 10 रुपये में खरीद के यूरोप में ले जाके ये सामान 100 रुपये में बेचा। 100 रुपये में हेलीकॉप्टर भर भर के भारत से सामान यूरोप महाद्वीप में पुर्तगाल था, यूरोप में ले जा करते थे। और 100 रुपये में ये सामान बेचा करते थे, जिससे कि पुर्तगाल के आसपास के देश, फ्रांस हो गया, डच हो गया, ये सब देश बहुत ही परेशान हो गया। अब हम देख लेते हैं कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ। भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? सबसे पहले तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाल आए थे, जिनका नाम वास्को डिगामा था। अब हम देख लेते हैं भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ। भारत में अंग्रेजों का आगमन, हमारी ये टॉपिक आ गया है। ये सब जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, और अगर आप इस टॉपिक को समझे रहेंगे तो किताब को आप एक बार सरसी नज़र से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, और जब लेक्चर नंबर 2 आएगा तो पूरे चैप्टर को हम पूरा ख़त्म कर देंगे। अब भारत में अंग्रेजों का आगमन, वही उदय कहिए, आगमन कहिए। तो भारत में अंग्रेजों का उदय आखिर ये हुआ कब, और ये भारत क्यों आए थे, किस लिए? आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम सारे बच्चों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन ये किस देश से आए थे, इनको कौन परमिशन दिया आने को, और ये क्यों आए थे, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। और केवल बहुत लोग ये भी जानते होंगे कि भारत में व्यापार करना। ये तो सही बात है कि भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन इनका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों रखा गया? तो मैं बता दूं, जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, मैंने पिछले ही बताया कि जब पुर्तगाल जो 10 रुपये का सामान जब 100 रुपये में बेचा करते थे, तो उससे वहाँ के आसपास के देश, फ्रांस हो गया, डच हो गया, आदि देश उनसे बहुत ही परेशान हो गया। तो ब्रिटेन के व्यापारिक समूह के लोग वहाँ की रानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की रानी का नाम उस समय था एलिजाबेथ नाम था, बहुत टेढ़ा नाम है, याद रखिएगा, एलिजाबेथ। और
जो कि बहुत ही बुरी महिला हो गई थी। ये जो ब्रिटेन के व्यापारिक समूह थे, ये एलिजाबेथिन के पास एक कागज़ पे हस्ताक्षर लेने गए थे कि मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं दूसरे देश में जाके अपनी कंपनियां बसा सकूं। तो ब्रिटेन की महारानी ने जो एलिजाबेथिन थी जो एलिजाबेथिन थी, इन्होंने पूछा कि तुमको किस देश में जाना है। तो इन्होंने कहा कि हमें इंडिया जाना है। और फिर उसके बाद ये ब्रिटेन की महारानी ने पूछा कि इंडिया में तुम लोग कौन सी कंपनी रखोगे। तो उन लोग थोड़ा सा टेंशन में पड़ गए कि हम अभी तक हमने कंपनी का नाम तक नहीं सोचा है। फिर उसके बाद एलिजाबेथिन जो ब्रिटेन की महारानी थी, ये पूछती है कि इंडिया किधर है। तो व्यापारी समूह आकर बोलता है कि इंडिया ईस्ट में है। तब वहाँ की महारानी ने उस ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम दिया, जो कि भारत में आया। अब आप लोगों के मन में भारत में आया, और ये 31 दिसंबर सन 1599 को वहाँ की रानी, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने वहाँ पर हस्ताक्षर यानी कि अपना साइन दे दिया था कि आप लोग जा सकते हैं। और ब्रिटेन का व्यापारिक समूह भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया था, और ये समुद्र रास्ते से आया होगा। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न ये गुजरा होगा कि ब्रिटेन वालों को आना था हमारे देश में, ब्रिटेन वालों को, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ब्रिटेन वालों को आना था हमारे देश में, तो वो दस्तखत और अनुमति अपने महारानी से क्यों मांग रहे हैं। तो ये इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जब हमें विदेश जाना पड़ता है तो सरकार हमें वीज़ा देती है और चीज़ देती है। बस उस समय वीज़ा उपलब्ध ना होने के कारण वहाँ की महारानी का अनुमति ही वहाँ का वीज़ा हो जाया करता था। और ये जो ब्रिटेन के लोग थे, ये 1600 ईस्वी में भारत में अपनी कंपनियाँ जमा लेते हैं। और जब ये कंपनियां जमा लेते हैं तो सन 1600 से लेकर 1757 ईस्वी तक ये भारत के लिए लड़ते हैं, यानी के लिए कि ये भारत में पक्ष के लिए लड़ाई करते हैं कि अगर हम भारत के विपक्ष में लड़ाई करेंगे तो भारत हमें हटा सकता है अपनी कंपनी रखने से। अब सन 1757 में क्या होता है मैं बताने जा रहा हूँ, क्लीन कर दूँ। अब 1757 के बाद पलासी का युद्ध होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कभी बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था और क्यों हुआ था। तो पलासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। जब मैंने मानचित्र पढ़ाया था भारत का, अब मैं अपनी पिछली वीडियो में सबसे प्रथम वीडियो में ले चल रहा हूँ। जब मैंने भारत का मानचित्र पढ़ाया था तो हमने पश्चिम साइड की तरफ नहीं, हमने पूरब साइड की तरफ बांग्लादेश और बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल, तो ये बंगाल के नवाब हैं। और इस समय जब ये हो रही थी, जब ये पलासी का युद्ध हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव जी थे, और हमारे भारत यानी कि बंगाल के नवाब की ओर से थे सिराजुद्दौला। ये थे और युद्ध चलता है, और पता ये चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों जीतती है? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का साथ कोई नहीं देता है, और अंत में जब युद्ध खत्म होता है तो पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और और ये भारत के लिए पहला युद्ध था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। अब बात आती है
अभी यहीं पर इस युद्ध का समाप्त नहीं होता। इस युद्ध तो समाप्त हो गया। अब आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। अब पलासी के युद्ध के बाद अब बात आता है बक्सर का युद्ध, जो कि 1774 से। अब ये बक्सर का युद्ध भी होता है। और मैंने बताया कि 1600 से लेकर 1757 ईस्वी तक 57 तक ये ब्रिटेन के जो ब्रिटिश से जो लोग आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, भारत के लिए लड़ते हैं। लेकिन 1757 के बाद से जब ये भारत की रक्षा लगभग 157 साल कर लेते हैं, तो भारत के लोग इनसे बहुत खुश हो जाते हैं और इन्हीं का बात मानने लगते हैं। तो पहला पलासी का जब 1757 ईस्वी में होता है, तो परिणाम ये निकलता है कि भारत के गद्दारों के नाते जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटेन देश में चले जाते हैं, वो पलासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है। और जब बक्सर का युद्ध 1774 ईस्वी में होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक होते हैं हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मुगल तथा नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो है, और मुगल तथा नवाब के तरफ यानी कि भारत की तरफ से 3 लोग थे, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह। यहाँ पर अवध के नवाब हैं सिरोजीत जी हैं, और बंगाल के नवाब हैं मीर कासिम हैं, और मुगल बादशाह आलम है यहाँ के में। और इसमें भी ठीक उसी प्रकार जब सन 1774 ईस्वी में पलासी कैद में जो बंगाल के पलासी कैद में ये मुगल बादशाह और अवध के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ हो गए थे, तो इन्होंने इस युद्ध को जीत लिया था। लेकिन इसमें भी अभी भी भारत के कुछ गद्दार जो हैं, ये इन्हीं के तरफ से थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और परिणाम ये निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी फिर दोबारा जीत जाती है। अब देखिए, जब बक्सर का युद्ध और पलासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, उसके बाद भारत के लोग सोचते हैं कि सन 1757 और सन 1764 ये दो वो सन है जिस सन में भारत युद्ध हारा था। तो जब ये व्यापार करने आए हैं, तो ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? जब अब वहाँ की जो ब्रिटिश की रानी थी, उनका नाम एलिजाबेथ जो थी, अब वो सोच रही है ब्रिटिश से कि जब हम इनको व्यापार करने के लिए भेजे हैं, तो ये राजनीति क्यों कर रहे हैं। आपको हम एक एग्जाम्पल देख समझाते हैं। अगर मुकेश अंबानी राजनीति करेंगे, तो क्या मोदी जी से कहेंगे नहीं कि आप व्यापारी के लिए राजनीति में क्यों आ रहे हैं? तो ठीक उसी प्रकार सन 1773 ईस्वी में टार्चर और रेगुलेटरी आती है। ये वो टार्चर या रेगुलेटरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाए और ब्रिटिश का शासन भारत में आ जाए। लेकिन तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से हटती नहीं है। फिर उसके बाद 1857 ईस्वी में क्रांति होती है, और क्रांति में परिणाम ये निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे बंद कर दिया जाए, और ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे बंद कर दिया जाता है। और 1858 ईस्वी में गवर्नमेंट का शासन, यानी कि जो ब्रिटिश के राजा रहेंगे, वही भारत पर भी शासन करेंगे। अब हम आ जाते हैं, अब हमारा सबसे अहम टॉपिक आने वाला है इस पूरे भारत में राष्ट्रवाद का। अब हम आपको 2 टॉपिक और समझाएंगे, उसके बाद इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। अगली वीडियो में आपको पूरा पार्ट खत्म कर देंगे। जैसा कि हमने बताया आपको कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़ के चली जाती है, और ये जो क्रांति होती है, इसकी शुरुआत मंगल पांडे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मंगल पांडे जी करते हैं। और ठीक इसी के बाद 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को, ये 1857 ईस्वी में क्रांति होता है, और 1858 ईस्वी में
58 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे बंद हो जाती है और उसी के बाद 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन होता है। कांग्रेस का गठन होता है। इस गठन में भारत के महान महापुरुष सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि इस गठन में शामिल थे। अब हम आपको सीधे आपकी किताब पे लेके आते हैं। अब हम सीधे आपको आपकी किताब में लेके आते हैं प्रथम विश्व युद्ध। आपकी किताब का ये पहला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। अभी तक जो हमने इसके पहले सब बताया, बक्सर के युद्ध, पलासी का युद्ध, ये सब हम आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। अगर आप उसको समझ लिए होंगे तो आपको भारत में प्रथम विश्व युद्ध आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद ये हमारा इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध हमारा अंतिम टॉपिक है। इसके बाद हम आपको अगला वीडियो भी भारत में राष्ट्रवाद में लेकर आएंगे, लेकिन ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा। इसके बाद भारत में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो सन 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ और ये युद्ध 2 पार्ट में विभाजित था, केंद्रीय शक्तियाँ और संबद्ध शक्तियाँ। अब केंद्रीय शक्तियाँ में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की ये देश आते थे और संबद्ध शक्तियाँ में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली और जापान आते थे। अब बात आता है कि जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत किसके खिलाफ लड़ा था? तो भारत किसकी ओर से लड़ रहा था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान। तो भारत जो है वो ब्रिटेन के लिए लड़ रहा था। अब भारत ब्रिटेन के लिए क्यों लड़ रहा था? इसके 2 कारण है। क्योंकि भारत पर ब्रिटेन का शासन था। पहला कारण तो ये हो गया कि, और दूसरा कारण कि अगर ये युद्ध संबंध शक्तियाँ जीत जाती हैं, अर्थात ब्रिटेन जीत जाता है, तो ब्रिटेन हमको आज़ाद कर देगा। तो जब ये लड़ाई भारत ने सबसे पहले जब ये लड़ाई ब्रिटेन के खिलाफ लड़ी, तो जब ये युद्ध जीत जाता है तो भारत के लोग ये सोचे कि जब हम इनको लड़ेंगे और जब ये जीत जाएंगे युद्ध तो हम पे खुश होंगे, कहेंगे मुगाम्बो खुश हुआ। लेकिन ऐसा नहीं, मुगाम्बो खुश नहीं हुआ और ना वहाँ से अपना शासन हटाया भारत से और ना ही इनको आज़ाद किया। अब जब विश्व युद्ध हो रहा था तो वहाँ पर 3-4 सबसे अहम कारण है। अब क्या कारण है मैं बता रहा हूँ, उसको थोड़ा साफ कर दूँ। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई। पहली समस्या कि जब विश्व युद्ध होगा तो हमें हथियार की जरूरत पड़ेगी, और ये हथियार कहाँ से आता था? और मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया कि भारत जो है वो ब्रिटेन की सरकार को टैक्स अर्थात कर देता था कि अगर ब्रिटेन के लोग कहते थे कि अगर आप कर नहीं देंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हम निर्माण पुनः कर लेंगे। तो भारत बेबस होकर उनको कर दिया करता था। तो जब यहाँ हथियार नहीं थे तो ब्रिटेन जो है भारत में कर बढ़ा दिया, और जब कर बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। हमने फ्रांसीसी क्रांति में आपको बताए थे कि जब कर बढ़ाया गया था, जब टैक्स बढ़ाया गया तो महंगाई भी बढ़ती गई और लोगों के मन में आक्रोश का भाव आ गया। और हम अगले वीडियो में आपको ये लेक्चर नंबर 1 है, और हम अगले वीडियो में आपको पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे भारत में राष्ट्रवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपसे हर वीडियो में यही कहते आया हूँ कि मैं कोई अध्यापक तो नहीं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और मैं आप लोगों के सामने अपना बेस्ट देने का काम करता हूँ। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को एक बार पुनः कह देना, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।